पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ी थी वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद हमने टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी। नेक्स्ट है अब हमारा जो थर्ड नंबर पे वो है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच या ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी है ये कब एग्जिस्ट हुई? ये 1930 इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1930 एज अ रिएक्शन टू क्लासिकल थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरीज का ये भी एक हिस्सा बनी 1930 के अंदर। Classical theorists stress on formal structure of organization and neglected the role of human element in organization. क्लासिकल जो थ्योरिस्ट थे या जो जिन्होंने टेलर साहब थे या मैक्स वेबर थे, उन्होंने जब भी क्लासिकल अप्रोच के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट की बात की या एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, तो उन्होंने जस्ट एक चीज पर ही फोकस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो एक फंडामेंटल एलिमेंट उन्होंने कंसीडर किया था कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मजीद अच्छा बेहतर करना है तो उसमें जो है सो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए। ठीक है, लेकिन जब ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की थ्योरी आई, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, तो उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया कि भाई जो आपकी क्लासिकल थ्योरिस्ट है, जो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है या जो आपकी जो मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, वो एक ही चीज पर क्यों फोकस मतलब जो है सो कर रही है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बेहतर करें, उसमें चेंजेस लाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी मजीद बेहतर बनेगी। उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिलेशंस हैं, आप उसकी तरफ क्यों नहीं देखते? ठीक है जी, तो ये हमें किसने बताया था? ये हमें यूएस ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी वालों ने बताया था। इट इज क्रिटिकल फेल्यूर ऑफ क्लासिकल थ्योरीज दैट गेव राइज टू ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। तो ये क्या था, जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच से पहले वाले, उन्होंने जो है सो इसको नेग्लेक्ट किया, तभी जो है सो कुछ स्कॉलर्स ऐसे आए जिन्होंने इस चीज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्फोर्स किया या इनगल्फ किया। तो इसका पायोनियर कौन था, किस किस स्कॉलर ने इसको इंट्रोड्यूस कराया? वो थी जॉर्ज एल्टन मायो। जॉर्ज एल्टन मायो ने ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी की बेस रखी। एल्टन मायो वाज एन अमेरिकन सोशलॉजिस्ट, इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। ये एक अमेरिकन सोशलॉजिस्ट थे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने ही जो है सो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की बुनियाद रखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ही कंसंट्रेटेड on study of workers behavior and production capacity, taking into consideration physical, economic, social and psychological aspects. हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर एक बात की थी कि अगर आपने जो है सो अपनी प्रोडक्टिविटी को मजीद बेहतर करना है, अपने आउटपुट को इंक्रीज करना है, तो आप अपने वर्कर्स को क्या दें? इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दें, मॉनेटरी इंसेंटिव्स दें उनको। अगर आप लोगों को याद हो ठीक से साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, और अगर आपने उसको बुक से पढ़ा हो तो उसमें ये बात हमने क्लियर रखी थी पिछले लेक्चर्स में भी कि जो मेन है वो क्या है? वो इकोनॉमिक मेन है, वो एक मुआशी फर्द है जिसको आपको जो है सो इकोनॉमिक मॉनेटरी इंसेंटिव्स देने होंगे। मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्यों देंगे? क्योंकि आप अगर किसी वर्कर की, किसी एम्प्लॉय की मुआशी जरूरियात को पूरी करेंगे तो वो और अच्छे तरीके से और दिल लगाकर मजीद जो है सो इफिशिएंसी के साथ काम करेगा। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ा था। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वाले क्या कह रहे हैं कि भाई सिर्फ जो है सो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, सिर्फ मुआशी फर्द नहीं है, एक मैन इज आल्सो अ सोशल एनिमल। वो एक जो है समाजी फर्द भी है। आप उसकी समाज मुआशी जरूरियात के साथ साथ उसकी समाजी नफ्सियाती दोनों जरूरियात का ख्याल रखें। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो आपकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की या जो आपका वर्कर का बिहेवियर है वो बेसिकली इन फिजिक इकोनॉमिक के अलावा फिजिकल, सोशो और जो है सो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। कोर ऑफ द थ्योरीज, यहाँ अगर हम ये कहें कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के प्रिंसिपल्स क्या है, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है उसमें वो है कि ह्यूमनिस्टिक रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। एक इंसानी ब्याह के ऊपर जो है सो एक ताल्लुकात बनाने चाहिए किनके बीच में? आपके जो आका और गुलाम, आपके जो बॉस और जो नीचे वर्कर्स हैं या जो आपके एम्प्लॉयर्स और जो एम्प्लॉइज हैं, उनके दरमियान एक इंसानियत, एक ह्यूमनिस्टिक रिलेशन का होना लाजमी है। एक एम्प्लॉयर्स को, एक बॉस को अपने नीचे से तबके वाले जो वर्कर्स हैं उनका इंसानी, उनके साथ इंसानी हमदर्दी जैसा सलूक होना लाजमी है। वो सबसे जरूरी ये है कि वो उनको
एक इंसान के तौर पर ट्रीट करें, उनको एक इंसान समझें, जो अपने लिए दर्द महसूस करता है या जो अपने लिए वो थकावट महसूस करे या जो अपने लिए वो स्ट्रेस महसूस करे काम के दौरान, वही स्ट्रेस, वही थकावट, वही टेंशन उसको अपने से नीचे तबके वाले लोगों के लिए भी फील होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्राइमरी एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो, उसका प्राइमरी फोकस क्या है, उसका प्राइमरी फोकस आउटपुट नहीं है, उसका प्राइमरी फोकस किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आउटपुट को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसका प्राइमरी फोकस है ह्यूमन रिसोर्सेज को मजीद इफिशिएंसी की तरफ ले जाना। ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन आते हैं, जो आपके लोग वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड पे हमारा है enhance production through psychological socio-economic attention। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में हमने बात की थी कि आप उनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स दें, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप उनको साइकोलॉजिकल, मतलब जो उनके अपने स्ट्रेस हैं, जो उनकी टेंशन है, उसको भी कम करें। सोशो इकोनॉमिक, आप उसको एज अ सोशल एनिमल भी ट्रीट करें, आप उसको एज अ इकोनॉमिक वेलबींग भी समझें। मतलब मॉनेटरी इंसेंटिव्स देने के साथ साथ सोशो साइकोलॉजिकल चीजों का भी हमें ख्याल करना पड़ेगी। ये कैसे हम करेंगे, जैसे देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप एक वर्कर के ऊपर ज्यादा बर्डन डाल दें काम के लिए, उसको रेस्ट करने के लिए टाइम ना दें, उसको एक ब्रेक टाइम ना दें, उसको टी टाइम के लिए ब्रेक ना दें, तो क्या होगा, इससे उसके अंदर एक जो है सो क्योस जनरेट होगा, जो कि आपकी जो उसकी इफिशियंसी है अपनी, वो जो है सो अपनी उस इफिशियंसी का जो फायदा है वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देगा, और अल्टीमेटली उसका जो इम्पेक्ट है वो किस पर आएगा, वो नेगेटिव इम्पेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट पर होगा। लेकिन अगर आप किसी वर्कर को एक प्रॉपर टाइम देते हैं, उसको अच्छे से वीकेंड देते हैं, उसको अच्छी जो है इंसेंटिव देते हैं, उसको हेल्थ इंश्योरेंस का ख्याल रखते हैं, उसको टी टाइम ब्रेक्स देते हैं ताकि उसका काम का बर्डन कम हो, तो इससे क्या होता है, जो आपका कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है एक वर्कर को एक अच्छे से काम करने के लिए और अपने स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा वो है सिंपैथेटिक एटीट्यूड इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स वर्कर्स। ठीक है, ना सिर्फ जो नीचे तबके के वर्कर्स हैं वो, बल्कि आपकी जो एक हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपकी टॉप टू बॉटम वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, वो अपने आप में या एक दूसरे के साथ एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड को मेंटेन करते हैं, एक इंसानी इखलाक के जवाब के तहत जो है सो एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, एटीट्यूड रखते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे आपके जो मैनेजर्स होते हैं जिनका रूड बिहेवियर होता है वर्कर्स के साथ, वो नहीं होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, एक वन मैन शो की बात ना हुआ जो है सो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत में अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशन ए सोशल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी सब सिस्टम्स, डिपार्टमेंटल टीम, वर्कर ग्रुप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक जो है सो एक मुआशी काम नहीं होता है, एक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होता है कि यहाँ पे जो है सो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाए, मॉनेटरी आउटपुट, प्रॉफिट लॉस, इनकम, रेवेन्यू, इनके ऊपर नहीं सिर्फ बात हो जाती है। वो एट द सेम टाइम जो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सोशल सिस्टम को भी कैरी कर रही होती है। जैसे कि उनका उसके अंदर एक सब सिस्टम्स होते हैं, एक डिपार्टमेंटल टीम होती है कि भाई इस टीम का काम ये है, ये फाइनेंस की टीम है तो इसका काम है फाइनेंस के मुताबिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। ठीक है, अगर ये जो है सो एक मैनेजरल टीम है तो उसको सिर्फ मैनेजर करना है, ये एक रिसर्च की टीम है तो ये रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो टीम में मेंबर्स होते हैं उनका एक दूसरे के साथ एक अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं, जिनके ब्याह पर क्या होता है कि उनके बीच में एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक फीलिंग होती है अपनेपन की। तो ये एक सोशल सिस्टम भी होती है, एक दूसरे के साथ हम अपने सुख दुख शेयर करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, और जो है सो अपने फैमिली टर्म्स, फ्रेंड्स टर्म, वो ताल्लुकात जो है सो हम उनके साथ अच्छे करने की कोशिश करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिएट नहीं कर रही होती है, बल्कि एट द सेम टाइम आपकी जो है सो साइकोलॉजिकल सोशलॉजिकल भी इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रही होती है। तो उस इन्वायरमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी के लिए। ठीक है, उसके बाद है कंसीडर वर्कर्स ए सोशल एनिमल इंस्टेड ऑफ कंसिस्टिंग एज इकोनॉमिक मेन। हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर ये बात की थी कि हम, क्योंकि एक इंसान जो है एक मुआशी फर्द है और उसकी भी डिफरेंट मुआशी जरूरियात है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स दें। लेकिन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वाले कहते हैं कि इंसान सिर्फ एक इकोनॉमिक मैन नहीं है,
वो एक सोशल मेन भी है, जैसे अरिस्टोटल की एक कोटेशन है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। वही बात यहाँ पे वो प्रूव करके बता रहे हैं कि वो एक मुआशी, वो एक समाजी अफराद भी है, उसकी एक समाजी जरूरियात भी है। जैसे समाज में रहने के लिए उसको जो है सो एक अच्छा स्टेटस हो, उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखा जाए, उसको अच्छे से जो है सो टाइम दिया जाए, ये सब चीजें भी एक इंसान के लिए जरूरी है एक सोशल सिस्टम के अंदर रहने के लिए। तो वर्कर क्या है कि वो सिर्फ आपके पास एक मशीन नहीं है, वो आपके पास एक इकोनॉमिक मींस नहीं है अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, बल्कि वो एट द सेम टाइम आपके लिए एक सोशल एनिमल भी है, जिसके साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो आपके ह्यूमनिस्टिक बेस पर होने चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। आप वर्कर्स को इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दें, जैसे वेज रेट है, अगर मार्केट के अंदर आपकी बाकाया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके वर्कर्स की वेज इंक्रीज होती है, तो आप पर भी लाजिम है कि आप उनके वेज रेट्स को इंक्रीज करें, आप उनको बोनसेस दें, आप उनके जो है सो गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करें उनके लिए। ठीक है, ऐसे ना हो कि उनके लिए जो है सो एक जॉब पे वो काम कर रहे हैं, वहां पे उनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो काम करने के लिए अच्छा ना हो, फीजिबल ना हो। तो आप कोशिश ये करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम अपने वर्कर्स को एक फीजिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, मे नॉट बी दी ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर्स। और ये सिर्फ वेज रेट, बोनस और जो गुड वर्किंग कंडीशन है ये काफी नहीं है एक वर्कर को अच्छे से जो है सो काम करने के लिए, बल्कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के साथ हम उनको साइकोलॉजिकल इंसेंटिव्स, ऐसा ना हो कि हम उनको उनके लिए जो काम है वो एक जो है सो अपने स्किल्स को यूटिलाइज करने की जगह करना, बल्कि उनको जो है एक बर्डन के तौर पर लें अपने काम को, उनके लिए इतना स्ट्रेस क्रिएट कर दें हम, प्रेशर क्रिएट करें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें ये काम जो है सो इस टाइम पर ही होना चाहिए, तो इस टाइम पर ही होगा, या ये काम आपने अच्छे से नहीं किया। इस तरह के जो इन्वायरमेंट है वो उनको नहीं देना हमने। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के अलावा हमने उनके साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स का भी ख्याल रखना है। सोशल फैक्टर्स क्या है? वर्कर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, एक वर्कर का क्या एटीट्यूड होना चाहिए वर्क वर्क अपने काम के दरमियान। मेंबरशिप टू ग्रुप्स, ग्रुप के अंदर उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ग्रुप के नॉर्म्स और वैल्यूज क्या है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होनी चाहिए ग्रुप के अंदर, और वो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से देखता है। इधर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर खुद को एक नौकर, एक स्लेव की तौर पर देखता है, या आप वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल जो है सो एम्प्लॉय समझता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी बिलोंगिंगनेस क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में। इधर वो एज स्लेव फील करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के दरमियान, या वो अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय समझता है। ठीक है, वर्कर समझता है। प्रेज एंड रिकॉग्निशन, जो वो काम करता है क्या उसकी वो, अगर कोई उसने अच्छा काम किया है तो उसकी क्या वो तारीफ करता है, जो उसके ऊपर हायरार्की के अंदर जो उसके बॉस होते हैं या उसका जो सीनियर है, क्या वो उस काम की तारीफ करता है कि ये भाई आपने काम अच्छा किया है, क्या उसको उस काम के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये काम फिलाने बंदे ने किया है, उसको क्या वो उस काम की क्रेडिट मिलती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नहीं मिलती। रिलेशनशिप विद फेलो वर्कर्स, जो उसके बकाया फेलो वर्कर्स हैं उनके साथ उनके क्या ताल्लुकात हैं। एंड सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर जो सुपरवाइज करते हैं उनको, उनके साथ उनके क्या ताल्लुकात हैं एटसेट्रा, मे अफेक्ट वर्कर्स मोटिवेशन। ये सब भी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के अलावा आपके वर्कर्स के एटीट्यूड को जो है सो इम्पेक्ट करते हैं या उसकी मोटिवेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। इंस्टीड ऑफ treating worker as mere cog in the machine, the management should treat worker as unique individual embedded in his social settings, both at the worker place and at his home। ठीक है, क्या है कि एक वर्कर को एक मशीन की तौर पर नहीं देखे जाते कि ये तो एक हमारे लिए मशीन है और ये जो है सो सिर्फ हमारे पास आउटपुट करने के लिए आया है, और हम जो है इसे जो काम दिया गया है इसे वही काम लें, हम जिस काम के लिए इसको हायर किया है, चाहे वो बीमार है, चाहे उसकी मेंटल कंडीशन ठीक है नहीं, या उसकी जो है सो फिजिकल वो चीज काम करने के लिए बंदा उसके पास एबिलिटी है या नहीं है, बस हमें जो इस काम के लिए इसको हायर किया है या जिस काम के लिए ये बंदा इस कंपनी में आया है, हमने जो है सो उसे वही काम लेना है। हमारे पास ये एक एज अ मशीन काम करेगा, चाहे इसकी आज जो है सो हेल्थ कंडीशन प्रॉपर हो या ना हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो हमें वर्कर को ट्रीट नहीं करना, बल्कि मैनेजमेंट जो है सो उसको इंडिविजुअली एक सोशल बीइंग के तहत ट्रीट करेगा, चाहे जैसे वो एक अपने घर वालों को या जैसे वो उसको उसके घर वाले उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा घर पर ख्याल रखा जाता है वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है
फैमिली है, जितना हम जो है सो एक फैमिली में अपना टाइम स्पेंड करते हैं 24 आवर्स के अंदर, उतना ही आधा टाइम हम जो है सो अपनी आधा टाइम फैमिलीज को देते हैं, तो आधा टाइम हमारे लिए जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वो बन जाती है हमारी फैमिली। तो जिस तरह फैमिली मेंबर्स को ट्रीट किया जाता है, ऐसे ही वर्कर्स को एक दूसरे के साथ खुद को ट्रीट करना होगा। ठीक है, ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कि यहाँ पे जो है सो वर्कर हमारे पास एक मशीन नहीं है, एक इकोनॉमिक मींस नहीं है, बल्कि वो एज अ सोशल बीइंग है हमारे पास, और हमें उसके सोशो साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में भी ख्याल करना चाहिए। ठीक, इसके बाद हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच पे डिस्कस करने हैं। आपसे अगर प्रोज एंड कॉन्स पूछे जाएं या आपसे फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पूछी जाए, तो यही चीजें हैं, इन्हीं चीजों को आप मेंशन करेंगे अपने आंसर के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोज क्या है। ठीक है, रिवील्ड वर्कर्स एटीट्यूड, वर्कर प्लेस। ठीक है, पहली बार यहाँ पे मैनेजमेंट के अलावा यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो आपकी जो टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं या जो ऑफिशियल्स हैं, उनके अलावा पहली बार ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के अंदर वर्कर्स के एटीट्यूड क्या होने चाहिए वर्क प्लेस के दरमियान। ठीक है, तो उसको भी कंसीडर किया गया है। सोशल बिहेवियर इन ग्रुप। ठीक है, वर्कर्स का जो है सो क्या बिहेवियर होना चाहिए, सोशल बिहेवियर होना चाहिए ग्रुप में, या वर्कर्स का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, या वर्कर के साथ क्या एटीट्यूड होना चाहिए। एक टॉप टू बॉटम जो हायरार्की चली आ रही है उसमें वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो हम पहली बार डिस्कस किया गया। डिस्करेज डिस्करेज ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स एज मेयर कॉग इन द मशीन। पहली बार वर्कर को एज अ मशीन नहीं बल्कि एज अ सोशल बीइंग कंसीडर किया गया इस थ्योरी के तहत। नंबर थर्ड, हेल्प लुक्ड बियॉन्ड इकोनॉमिक वर्कर्स। पहली बार आपने वर्कर को एक इकोनॉमिक फैक्टर नहीं देखा, उसको एक जो है सो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के तहत नहीं देखा, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमने सिर्फ वर्कर्स के रिलेशन को नहीं देखा या लेंस से हमने उसको नहीं देखा, बल्कि हमने जो है सो उसको सोशो साइकोलॉजिकल प्रिज्म से भी हमने उसको देखा है। दूसरा और चौथा है हमारे पास लेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एचआर यूनियंस। पहली बार हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिलेशंस यूनियंस की जो सब डिवीजन है या सब ऑर्गेनाइजेशन है या एजेंसी है, वो जो है सो इस्टेब्लिश की गई। चाहे अब पब्लिक सेक्टर हो चाहे अब प्राइवेट सेक्टर हो, आपको एक डिपार्टमेंट उसके अंदर जरूर नजर आएगा, वो है एचआर, ह्यूमन रिलेशंस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि कोई भी वर्कर अगर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लें। ठीक है, चाहे वो आपके ऊपर लेवल के ऑफिशियल्स हो चाहे आपके निचले लेवल के ऑफिशियल्स हो, कोई भी काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी के अगेंस्ट है तो एचआर डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा या उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। ये ब्रांच ये डिपार्टमेंट अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बाद में इस्टेब्लिश की करनी स्टार्ट हुई। कौन की तरफ आते हैं कि कौन की तरफ हम देखेंगे इसके क्या नुकसान आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूटोपिक आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ्री एंड फुल्ली सेटिस्फाइड लेबर। ये जो हम ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वाले बात कर रहे हैं ना, अब इस पे एक क्रिटिक भी है कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वाले जो ये बात कर रहे हैं कि इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम वर्कर्स के दरमियान में एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें और एक सोशल वेलबींग और उनके दरमियान में ह्यूमनिस्टिक रिलेशन को हम इस्टेब्लिश करें, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके दरमियान वो खत्म हो जाएंगी। ये एक यूटोपिक आइडिया है, एक इमेजिनेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चीज आपको एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में तो अच्छी लगेगी लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये इस पे एक क्रिटिक मानी जाती है। नंबर सेकंड है हमारे पास जो है सो पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। ये चीजें जो हमने अभी डिस्कस की हैं, ये एक मैनेजमेंट को अच्छे से बनाने के लिए जो एक मतलब हमारे पास यूटोपिक आइडियोलॉजी जैसे कहे या एक अच्छे ख्यालात है, सिर्फ वही है, पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड ही है हमारा कि हम अपने मैनेजमेंट को इस तरह से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस कही हुई बात से या उस जो है सो आइडियोलॉजी से कहीं ज्यादा मुश्किल है। became tool to manipulate behavior to obtain higher without economic incentives, higher productivity। इसके आगे ऐड कर दीजिएगा
नंबर थर्ड पे became tool to manipulate behavior to obtain higher productivity without economic incentives। ये जो हमने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के वाले बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक टूल है जिसके तहत वो मैनिपुलेट करते हैं वर्कर्स के बिहेवियर को, कि भाई आप सिर्फ बोनस की बात ना करें, आप सिर्फ बोनस को ना देखें, आप सिर्फ हेल्थ की इंश्योरेंस की बात ना करें, आप सिर्फ वो जो है सो अपनी वेज रेट को ना देखें, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक इस चीज को प्रमोट करते हैं कि हम एज अ फैमिली हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मसला है, कोई बैंकरप्सी का मामला है, कोई क्राइसिस है, तो पूरे वर्कर्स अपने जो है सो बोनस को, अपने इनकम को ना देखें, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल बांट कर काम करें, ताकि ये एक ट्रिक है, ये एक मतलब मैनिपुलेट की मीन्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके तहत वो वर्कर्स को मैनिपुलेट करते हैं। वो अपने आप को उस तरह से एक सोशल इन्वायरमेंट में खुद को जो है सो इनगल्फ कर लेते हैं, जहां पर वो कल को उनके साथ इजीली नेगोशिएशन के टेबल पर आ सकते हैं, जहां पर भी उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देने पड़ जाएं। ठीक है, वहां पे वो उनको इजीली सोशल हार्मोनी के तहत इजीली उनको नेगोशिएट करके सक्सेसफुली जो है सो उनको अपनी बात मनवा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो इस तरह से वो वर्कर्स के एटीट्यूड को मैनिपुलेट करते हैं। नंबर फोर्थ, नो कंसिडरेशन ऑफ लेबर एंड इट्स सोशल रोल इन वर्कर्स। ठीक है, लेबर यूनियन, इसके आगे ऐड कर दीजिएगा, नो कंसिडरेशन फॉर लेबर यूनियन एंड इट्स सोशल रोल इन वर्कर्स लाइफ। जो एक लेबर यूनियन होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जरूरी नहीं है कि जो हर वर्कर हो वो लेबर यूनियन की बात मानती हो, या जो लेबर यूनियन हो वो हर वर्कर्स के और ऑर्गेनाइजेशन को जो बीच में एक ब्रिज की तौर पर काम करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से मुत्तफिक हो, या वो अपने वर्कर्स के साथ मुत्तफिक हो। ये जो थर्ड मीडिएटर है, जिसको हम जो है लेबर यूनियन कहते हैं, ये इसकी सोशल रोल को भी जो है सो नेगलेक्ट किया गया है इस यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिलेशन फ्रेमवर्क के, कि इसका क्या रोल होना चाहिए। क्योंकि जो लेबर यूनियन होती है ना, वो एज अ ब्रिज कंसीडर की जाती है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले जो काम है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज के दरमियान में जो हम नेगोशिएशन करते हैं, वो एज अ थर्ड मीडिएटर हमारा लेबर यूनियन होता है। अब उस लेबर यूनियन के रोल को इसमें ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वालों ने फुल्ली नेगलेक्ट किया कर दिया है, कि एक बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक लेबर यूनियन का जो है सो क्या रोल होना चाहिए और उसका क्या इम्पेक्ट होगा सोशल लाइफ जो है वर्कर्स की उनके ऊपर। ठीक है, यहाँ तक हमारी थी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। अब नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता 20 मार्क्स का, लेकिन अलबत्ता यहाँ पे आपको छोटे शॉर्ट नोट्स के अंदर ये